प्रियवर विद्यार्थी, छात्र, परीक्षार्थी, मेरे अग्रज, मेरे अनुज, मेरे मित्रवर, मेरे शुभाकांक्षी, मैं हिंदी साहित्य की अगली कड़ी में नई कविता का काल बताने जा रहा हूँ, उस पर चर्चा करता हूँ। नई कविता प्रयोगवाद के बाद आरंभ हुई। हर किसी युग का और हर किसी प्रगति का एक मानदंड होता है कि उसमें कुछ परिवर्तन होता है। परिवर्तन ही अपरिवर्तनीय है, ऐसे में परिवर्तन होना स्वाभाविक ही है। जैसे जैसे मनुष्य की मानवता नई नई कल्पनाओं में और निरंतर आगे बढ़ती रहती है उस कल्पनाओं को साकार करने के लिए, वैसे वैसे ही युग परिवर्तन होता रहता है। प्रयोगवाद में कई प्रयोग हुए। उसके बाद मनुष्य का एक ऐसा स्वभाव है कि वह अपने मनोलोक में, मानसिक आकाश में चिंतन करता रहता है और उस चिंतन प्रक्रिया में वह निरंतर खोया रहता है। इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूँ कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कभी अकेला नहीं रहता। अगर अकेला रहता है तो उसकी कल्पनाएं उसके साथ रहती हैं। आप किसी कमरे में पहुँचें और कहें कि मेरे साथ कोई नहीं, आज मैं अकेला रहूँगा, तो आप अकेला रह ही नहीं सकते। आपका यह दावा झूठा साबित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप अकेले होंगे 1 से 2 मिनट, 3 मिनट नींद तो तत्काल आती नहीं। तत्काल आप तुरंत ही आप अपनी किसी न किसी यादों में खो जाते हैं, चाहे वह विगत यादें हों, चाहे आगत यादें हों। विगत यादें आपके बिताए हुए क्षण, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों, वो निरंतर आपके सामने मानस पटल पर रील की भांति, पिक्चर की रील की भांति, चलचित्र की भांति चलने लगते हैं। और अगर कहीं आप भविष्य में खो गए कि मुझे क्या करना है, आगे मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँगा, तो वो भी एक कल्पना है, तो फिर कल्पना साथ देने लगती है। इसलिए याद और कल्पना में थोड़ा ही अंतर है, मेरा अनुभव अपना कहता है। अब मानव का जो कल्पना लोक है वो बड़ा विचित्र है, अभेद्य रहा है। वो क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता। कल्पनाएं तो कर लेता है, लेकिन बाद में स्वयं कभी कभार उसी कल्पनाओं में उलझ जाता है। ये तो विज्ञ लोग या फिर अनुभवी लोग या स्वयं आपकी ये महत्वाकांक्षा है कि पुनः कल्पना लोक से निकलकर आप बाहर की दुनिया में आते हैं, यथार्थ के धरातल पर पुनः अपने यथार्थ जीवन में आ जाते हैं। लेकिन कल्पना किए बिना आप रह नहीं सकते। ऐसे ही इन कवियों ने भी कल्पना किया और इस कल्पना में अंग्रेजी अथवा प्रयोगवादी कवियों के सौभाग्य से फ्रायड ने, जो पाश्चात्य दार्शनिक हैं, विचारक हैं, सिगमंड फ्रायड ने उनकी अर्गला खोल दी, करधनी खोल दी। ऐसे में भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती आदि अनेक कवियों ने और उनकी रचनाओं ने आधुनिक मनोविज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों से संबंधित विचार प्रवाह को आगे बढ़ाया। मुक्त चेतना धारा, मनोविश्लेषण आदि के द्वारा अनुरूप मनुष्य के अनुकूल मानव की धरातल पर, मानव के यथार्थ चित्रण पर मानव की संवेदना, आवेग, मनोवेग और साथ ही साथ उसकी यादों, कल्पनाओं को एक साकार रूप देने के लिए नए नए प्रयोग हुए और उस नए प्रयोग में ये नई कविता भी अपना स्थान ग्रहण करती चली गई। धीरे धीरे इन लोगों को लगा, इन कवियों को, प्रयोगवादी कवियों को, प्रगतिवादी कवियों को ये लगता है कि मानव की जो यथार्थ चिंता है, यथार्थ वेदना है, संवेदना है, उसे अब इन कोमल कांत सुकुमार छायावादी शब्दों की जो सुकुमार कल्पना है, कोमल कांत पदावली है और सुकुमार शब्दों का प्रयोग किया गया, इन शब्दों से अब यथार्थ का चित्रण करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसे में ज्ञानोदय और कल्पना आदि पत्रिकाओं के माध्यम से नई विचारधारा का जन्म हुआ कि हम अब नए उपमान, नए शब्द, नए कठोर यथार्थ को यथार्थित करने वाले, प्रकाशित करने वाले शब्दों को हम प्रयोग करेंगे। ऐसे में इन कवियों ने 1954 ईस्वी में कल्पना नाम की एक पत्रिका में, नई कविता की पत्रिका में 2-2 पत्रिकाएं, 3-3 पत्रिकाएं चली, उसमें नई कविता काल आरंभ हुआ और उसमें जो भी कविताएं लिखी जाने लगीं,
छंद से विहीन तो थी ही, छंद रहित छंद स्वच्छंद विचरण धारा। इनका कहना ही था कि छंदों के कारागार में से निकलकर हमें मुक्त छंद की रचना करनी होगी, और जो स्वच्छंद होगी, जिसमें हम केवल मानव की मानवता की, उसकी यथार्थता की और संवेदनाओं की यथार्थ झांकी प्रस्तुत करेंगे, चाहे उसके लिए कठोर शब्दों का प्रयोग करना पड़े और चाहे सामान्य शब्दों का। ऐसे में नवीन काव्य प्रवृत्ति का आना या अवतरण होना स्वाभाविक ही है। ऐसे में स्वयं सुमित्रानंद पंत जी ने, जो वयोवृद्ध हो चुके थे अब, कला और बूढ़ा चांद तथा दिनकर ने चक्रवाल नामक पत्रिका रचनाओं के द्वारा अपनी काव्यकृति को अपनाया और नई विचारधारा प्रस्तुत करते हुए नया आयाम प्रस्तुत किया, जिसे हम नई कविता या नई कविता का काल कह सकते हैं, जो 1953 से आज तक चला आ रहा है। रोज नए नए प्रयोगों में कोई कविता एक शब्द की होती है, तो कोई कविता एक लाइन की होती है, तो कोई कविता 4-5 लाइन की। एक लाइन कभी कभी एक शब्द से और कह देने से परिपूर्ण हो जाती है, तो कभी अगली लाइन लंबे लंबे कई शब्दों को जोड़ने से तब पूरित होती है, तब जा करके ये नई, इसलिए इसे नई कविता का नाम दिया गया। यह आधुनिक बोध से संपृक्त लगी हुई जीवन की जटिलताओं का साक्षात्कार कराने वाली काव्यधारा है। इस काव्यधारा के प्रवाह में पुनः जनमानस की यथार्थता का चित्रण होने लगा और इन कवियों को प्रसिद्धि भी मिलने लगी, क्योंकि सभी लोग जान चुके थे कि छायावाद की अतिशय भावुकता, रसात्मकता, मानवीकरणता, प्रकृति का सहज चित्रण करने मात्र से ही आम जनता के विचारों को पाठक अथवा श्रोता के पास ले जाना असंभव लग रहा है। ऐसे में इन्होंने कठोर शब्दावलियों का प्रयोग किया, नए नए शब्दों का प्रयोग किया और नई नई प्रयोग धर्मिता के साथ साथ नई कविता, कालांतर में यही प्रयोगवाद ही आगे चल करके नई कविता के नाम से अपनी एक नया नाम, नया युग, नया काल समाहित किया। इनमें डॉक्टर जगदीश गुप्त, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह अज्ञेय और नागार्जुन, भारत भूषण अग्रवाल, गिरिजा कुमार माथुर तथा नरेश मेहता एवं धर्मवीर भारती, साथ ही साथ दुष्यंत कुमार का नाम आते ही जेहन में ये उत्पन्न हो जाता है कि इन्होंने हिंदी में गज़लें भी लिखने का सूत्रपात किया। गज़ल शब्द कहते हैं गजाला से गज़ल बना। गज़ल उर्दू शब्द है। उर्दू में गजाला माने हिरनी होता है, हिरनी की आँखें, कितनी सुंदर आँखें हैं। इसीलिए तो नायिका के सुंदर नेत्रों की तुलना हिरनी की सुंदर नेत्रों से की जाती है, जिसे हम उर्दू भाषा में, फारसी कह लीजिए, फारसी भाषा में गजाला कहते हैं। उसी गजाला से गज़ल की उत्पत्ति हुई है और गज़ल में प्रायः ऐसा वर्णन मिलता है जो वियोग रचनाओं से युक्त हो। संयोगपरक भी रचनाएं मिलती हैं, लेकिन उनका अल्पाभाव है। लेकिन प्रचुर मात्रा में गज़ल वियोग श्रृंगार को प्रदर्शित करती हुई रचनाएं हैं, जिसमें तमाम उर्दू के कवि, जोश मलिहाबादी, अकबर इलाहाबादी आदि तमाम लोगों ने अपने उर्दू के माध्यम, उर्दू लिपि के माध्यम, उर्दू भाषा के माध्यम, अरबी भाषा के शब्दों के माध्यम से गज़ल को संवारा और आगे बढ़ाया। उसी गज़ल की ही संवेदना को पुनः इन लोगों ने, खास तौर से दुष्यंत कुमार ने, अपने खड़ी बोली हिंदी में गज़ल लिखकर एक नया मील का पत्थर स्थापित किया। इनकी रचनाएं कभी मिलें तो आप जरूर पढ़ें। दुष्यंत कुमार आदि के नाम उल्लेखनीय। नई कविता ने लोक जीवन की अनुभूति, सौंदर्य बोध एवं संयुक्त जीवन की तथा मिली हुई जीवन की जटिलताओं का साक्षात कराया जनता से। जनता, पाठक अथवा श्रोता कवि सम्मेलनों में इनको तरजीह देने लगे और ठीक उसी तरह उसी नई कविता में कुछ और भी समानांतर कविताएं लिखी जाने लगीं, जिनको हम समकालीन कविता का नाम देते हैं। इसी काल में ही अलग अलग शिल्प में, अलग अलग शैली में लोग कविताएं करने लगे। नई कविता के विशेष आग्रह, शैल्पिक प्रतिबद्धता, शिल्प जगत की प्रतिबद्धता के कारण नए नए आयाम प्रस्तुत किए गए। इनमें वादों और आंदोलनों से
कोई सरोकार नहीं था। हम फलां गुरु के गुरुडम प्रथा में हैं, अथवा हमारी छायावाद है, अथवा हम भक्ति काल के कवि हैं, अथवा हम रीत काल या आश्रयदाता, या तमाम जो वाद परंपरा चल चुकी थी उससे परे हटकर नई पीढ़ी ने अपने विचारों को मानवीय परिवेशीय वातावरण को ध्यान में रखते हुए सर्वहारा के प्रति जो उत्सुकता, उनके विषयों से संबंधित जो विषय सामग्री तथा संवेदना और संवेदना का वर्णन करने के लिए इन रचनाओं का प्रयोग किया, जिसे हम समकालीन कविता कहते हैं। और समकालीन कविता का प्रारंभ विशेष परिस्थिति में हुआ है, जिनमें भवानी प्रसाद मिश्र, लीलाधर जगूरी, हरीश भवानी, धूमिल, रघुवीर सहाय, त्रिलोचन शास्त्री, सौमित्री मोहन, कैलाश तिवारी। अब तिवारी लिखने में उनका क्या रहस्य है, ये हम इसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। हो सकता है तिवारी रहे हों, लेकिन उनको तिवारी शब्द लिखना ज़्यादा श्रेयस्कर लगा हो अपने व्यक्तित्व को प्रकाशित करने में, उभारने में। विश्वंभर नाथ उपाध्याय, चंद्रकांत देवताले, राम गोपाल वर्मा, दिनेश ज्ञानेंद्र पति, राजेश जोगी, विनोद कुमार शुक्ल, सोमदत्त, ऋतुराज, हेमंत शेष तथा नरेंद्र मोहन आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इन लोगों ने अपने नए नए प्रयोगों के द्वारा जनता के प्रति अद्भुत संवेदनाएं प्रकट की और उनके यथार्थ चित्रण को आयाम दिया। सन 1954 में डॉक्टर जगदीश गुप्त तथा डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की नई कविता नामक पत्रिका के प्रकाशन से नई कविता का आंदोलन आरंभ हुआ। इसमें एक ऐसे मानव की प्रतिष्ठा का प्रयास किया गया। इन लोगों की कविताओं में मानव समाज, समष्टि और व्यष्टि में एक ऐसे समष्टिक व्यक्तित्व का पुनर्मूल्यांकन करते हुए कल्पना की गई कि वह सामाजिक जीवन दर्शन को तलाशने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा, सदैव तैयार रहेगा, समाज में अपना मानव अपना एक नया स्थान बनाएगा। इस परिकल्पना के साथ ये रचनाएं लिखी जाने लगीं, जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरित भी करने लगीं। ऐसी प्रेरणा में इन्हीं को नई कविता के नाम के साथ साथ नवगीत नाम से भी अभिहित किया गया। 1957 में इलाहाबाद के साहित्य सम्मेलन की कविता गोष्ठी में वीरेंद्र मिश्र द्वारा इसके स्पष्ट घोषणा की गई कि अब नवगीत लिखा जाएगा। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, वीरेंद्र मिश्र, गोपाल प्रसाद सक्सेना, गोपाल दास नीरज, रामनाथ अवस्थी, ध्यान दीजिएगा, गोपाल दास नीरज का जल्दी ही देहावसान हुआ है, वो पंचतत्व में विलीन हुए हैं। उनकी रचनाएं अपने आयाम को, अपने अस्तित्व को व्यक्त करते हुए मील का पत्थर साबित हुई। रामनाथ अवस्थी, रामावतार त्यागी के अतिरिक्त रामानंद दोषी, बालस्वरूप राही, डॉक्टर रविंद्र भ्रमर आदि ऐसे नए नए, स्वयं डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी, रामेश्वर उमाकांत मालवीय, ठाकुर प्रसाद सिंह, देवेंद्र वर्मा, इंद्र चंद्रसेन, विराट, दिनकर, सोनलवलकर, सोम ठाकुर, कुंवर बेचैन, जैसा कि इन्होंने अपना उपनाम बेचैन रखा। इन लोगों ने वाकई अपनी उद्घोषणा को उद्घोषित करते हुए अपनी बेचैनी को उजागर किया है कि मानव की संवेदना, मानवता कहाँ से कहाँ चली जा रही है। इसके लिए इस मानवता के दुर्दमनीय दमन को देखकर हमारा मन बड़ा ही बेचैन है, और वाकई इन्होंने उस बेचैनी को व्यक्त भी किया है और अपना उपनाम भी बेचैन रख लिया। इसी के बाद सन 1960 के बाद जो कविताएं लिखी गईं, उनमें भी कुछ नवीन परिवर्तन रहा, जिनको हम नए दोहे के नाम से लिखा जाता है और स्वीकार भी करते हैं कि ये दोहे तो हैं जिनमें कोई मात्रा नहीं है, 24 अक्षर की मात्रा नहीं है, 48 अक्षर की, 24 दूनी 48 अक्षर की मात्राएं नहीं है, 13 11 24, 24 दूनी 48, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ये नए दोहे हैं। इसलिए चूँकि 1960 के बाद की ये कविताएं लिखी गईं, और जाहिर है कि इसीलिए इनको 60 के बाद की कविताएं का नाम दिया गया। इनमें भी जब इन राहगीरों को, रहबरों को
मुसाफिरों को अपनी काव्य यात्रा करते समय पुनः अनुभव हुआ कि कुछ और भी नया लिखा जाए, तो इन लोगों ने अपने पुरानी मान्यताओं के मोह भंग को समाप्त करते हुए, आक्रोश व्यक्त करते हुए तनाव और विद्रोह की कविता लिखी। इसमें जिजीविषा का गहरा रंग है। तनाव और विद्रोह में नए-नए विषय आयाम प्रस्तुत किए गए। उसमें जिजीविषा मानव के जीवन जीने की इच्छा, विभिन्न परिस्थितियों में जीता रहेगा। वो परिस्थितियाँ भयंकर से भयंकर रहेंगी, बर्दाश्त से असहनीय हो जाएंगी, लेकिन फिर भी मानव की जीने की जो इच्छा है वह लगातार बनी रहती है। वैसे ही जैसे एक वृद्ध व्यक्ति है जो मरणासन मरण शैया पर पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी उसे कुछ न कुछ बहाना बना करके जीने की इच्छा रहती है कि नहीं, थोड़ा सा नाती का विवाह इत्यादि देख लिया जाए, तब संसार छोड़ा जाए। ठीक वैसे ही इन मानव की जिजीविषा को उत्तरोत्तर योग्यता प्रदान करते हुए इन लोगों ने साठोत्तरी कविता का एक नया युग प्रारंभ किया, जिसमें कविवर धूमल, लीलाधर जगुड़ी, बलदेव बंसी, जगदीश चतुर्वेदी, रामदरस मिश्र, गोरख पांडे, अरुण कमल, कुमारेंद्र सुरेंद्र तिवारी, उदय प्रकाश, मंगलेश डबराल की भी कविताएं बड़ी शानदार हैं, कुमार विकल आदि आंदोलन के उल्लेखनीय कवि हैं। हिंदी गज़लों का मैंने चर्चा किया है, उसमें दुष्यंत कुमार का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद कुंवर बेचैन, आदम गोंडवी, शमशेर बहादुर सिंह, त्रिलोचन शास्त्री, राम अवतार त्यागी, और इसके अलावा अनूप सलभ, श्रीराम सिंह, शिव ओम अंबर, मधुर नजमी। संयोग से हमारे सौभाग्य से एक कवि सम्मेलन में शिव ओम अंबर को सुनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसमें शैल चतुर्वेदी, सोनू बनारसी, साण इलाहाबादी, तमाम ऐसे कवि लोग एकत्र हुए थे जो व्यंग परक रचनाएं करते थे। उनमें भी शिव ओम अंबर अपनी कविताओं के माध्यम से प्रमुख श्रोताओं के साथ ही साथ संपूर्ण श्रोता, प्रमुख श्रोता से तात्पर्य आप समझ ही गए होंगे, संपूर्ण श्रोता अर्थात अगली और पिछली बेंच पर बैठने वाले सभी श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो जाते थे उनके कवि सम्मेलनों में। इस प्रकार हमारा ये काव्य यात्रा निरंतर जारी है। हमारे मनीषियों के द्वारा, हमारे मूर्धन्य कवियों के द्वारा काव्य यात्रा निरंतर नए नए आयाम प्रस्तुत करती रहेगी। समय समय पर उनका पुनरावलोकन हम करते रहेंगे। इसके बाद पुनः मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज मेरे सामान्य परिचय का, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास का मैंने जो सामान्य परिचय का लक्ष्य उठाया था, लगभग संक्षिप्त शब्दावलियों में वर्णन कर दिया। अब मैं एक एक हेडिंग को, जैसे आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल आदि के बारे में विशद चर्चा करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों का स्नेह और सहयोग मिलता रहा तो हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें स्नातक स्तर के छात्र और स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों को भी सहायता मिलेगी, और साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षार्थियों को भी सिंहावलोकन और पुनर्मूल्यांकन करने का मौका मिलेगा, ताकि उन्हें परीक्षा भवन में कम से कम समय में उत्तर के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आसानी हो। ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। जय हिंद, धन्यवाद। निवेदन भी है कि सहयोग करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। हमारा ये बड़ा सहयोग आप लोगों का मिलेगा और हम कृतार्थ होंगे। धन्यवाद।